नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। 24 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी का आयोजन किया गया। मैं इस वीडियो में पहली शिफ्ट में डीआई के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का विस्तार पूर्वक हल दे रहा हूं। यह वीडियो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, अतः इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्देश: प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है। इन प्रश्नों के उत्तर दें। निर्देश कहता क्या है कि एक ग्राफ दिया गया है, उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। उसके बाद इस ग्राफ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। तो ग्राफ में जो हेडिंग है वो इस प्रकार है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो ग्राफ पर ध्यान देते हैं। पहले छात्र का इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच अनुपात 0.65। दूसरे छात्र का यही अनुपात 0.85 और इसी तरीके से 3, 4, 5, 6 और 7 ये विद्यार्थियों के छात्रों के नाम हैं और ये उनके इतिहास और भूगोल में पाए गए अंकों के बीच अनुपात को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिए गए अनुपात को, जो कि दशमलव में दिए गए हैं, उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 0.65 को हम लिख सकते हैं 65/100। ऊपर और नीचे 5 से भाग लगाएंगे तो 13/20। इसी तरीके से दूसरे छात्र की बात करें तो 85/100 तो 17/20, 5 से काट देंगे। इस तरीके से तीसरे छात्र का 35/100, 7/20। इसी तरीके से 1.25 तो 125/100 और ये बराबर हो जाएगा 25 से काटेंगे, 25 25 125 और 25 4 100। फिर बात करते हैं 1.4 की तो 14/10, 2 से काटेंगे 7/5। इसी तरीके से 1.55 155/100 तो 5 से काटेंगे 31/20। अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको एक टेबल के फॉर्म में लिख देंगे, कुछ इस प्रकार से। तो ये हिस्ट्री के अंक हो जाएंगे, ये ज्योग्राफी के अंक हो जाएंगे और ये पहला स्टूडेंट हो जाएगा, ये दूसरा स्टूडेंट हो जाएगा और ये तीसरा, और इस तरीके से सबका लिख देंगे। तो पहले स्टूडेंट की बात करें तो उसका इतिहास और भूगोल में अंकों का अनुपात कितना हो गया? 13/20। तो 13 और 20 याद रखिए, ये नंबर नहीं है, इनके अंकों के बीच रेशियो को दिखाते हैं।
इसी तरीके से अगर हम दूसरे छात्र की बात करें तो कितना हो जाएगा, 17/20। इसी तरह तीसरे छात्र की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7/20। इस तरीके से हम एक टेबल तैयार कर लेंगे। तो जब हम इस तरीके का टेबल निर्माण कर लेंगे तो इस ग्राफ का रोल खत्म हो जाएगा। तो हमें इस ग्राफ पर ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा या कहें कि सारे के सारे डेटा डेसिमल्स में है। तो डेसिमल्स में देख करके हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि किस छात्र का इतिहास में भूगोल से कम नंबर है, ज़्यादा नंबर है, या जो कुछ भी हो। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अनुपात को भिन्न में प्रदर्शित कीजिए और फिर एक टेबल बना करके उसको लिख लीजिए। इसके बाद इन ग्राफ का रोल समाप्त हो जाता है और इस टेबल का रोल शुरू हो जाता है। अब इस टेबल के सहारे जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे उन सभी को हल करेंगे। तो चलिए जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि कितने छात्र हैं जिनके अंक इतिहास में भूगोल की तुलना में ज्यादा है। इसके लिए हम लोग ग्राफ को प्रकट करते हैं। ग्राफ में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल में पाए गए अंकों के बीच अनुपात को डेसिमल में दिखाया गया है और इन डेसिमल को देख करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि इतिहास और भूगोल में से कौन से अंक अधिक या कम है। तो सबसे पहले हम अनुपात को भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। हम पहले छात्र को कंसीडर करते हैं। तो पहले छात्र का इतिहास और भूगोल में पाए गए अंकों के बीच अनुपात 0.65। तो हम जो अनुपात दशमलव में दिया गया है उसे भिन्न में बदलते हैं। तो 0.65 को भिन्न में बदलेंगे तो 65/100। ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 13×5 = 65 और 20×5 = 100। तो इस तरीके से पहले छात्र का इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच अनुपात 13:20 हो गया। यानी जब इतिहास में 13 अंक प्राप्त करेगा तो भूगोल में 20 अंक प्राप्त करेगा। इसी तरीके से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें विद्यार्थियों के दशमलव में दिए गए अनुपात को भिन्न में बदल लेंगे और उसे एक टेबल के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। पहले विद्यार्थी का इतिहास और भूगोल में पाए गए अंकों के बीच अनुपात 13:20। याद रखिए ये नंबर नहीं है, अनुपात है। इसी तरह दूसरे छात्र का 17/20, तीसरे छात्र का 7/20 और इस तरीके से आगे भी। अब हमें जो भी प्रश्न इस ग्राफ पर दिए गए होंगे उसके लिए अब इस ग्राफ की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम लोग इस टेबल की सहायता से जितने भी प्रश्न दिए हैं उन्हें हम लोग हल कर लेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब ग्राफ में अनुपात को दशमलव में दिया जाए
तो उसे हम लोग इस तरीके से फ्रैक्शन में बदल करके एक टेबल फॉर्म में कर लेते हैं। तो अब हमें इस ग्राफ का भूमिका समाप्त करनी होगी और इस टेबल की भूमिका को शुरू करनी होगी। तो अब जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को इस टेबल के माध्यम से हल करेंगे। तो जो दिया गया प्रश्न है उसमें कहा गया कि कितने छात्र हैं जिनके भूगोल के अंक की तुलना में इतिहास के अंक ज्यादा हैं। तो पहले छात्र की बात करें तो पहले छात्र को भूगोल में 20 नंबर मिले मान लेते हैं, तो इतिहास में 13 कम मिले, लेकिन हमें चाहिए क्या कि इतिहास में ज़्यादा अंक होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है पहला विद्यार्थी नहीं होगा क्योंकि इसके इतिहास के अंक भूगोल की तुलना में कम है। दूसरे छात्र की बात करते हैं तो इतिहास का अंक 17, भूगोल के अंक 20 से कम है, हमें अधिक चाहिए, तो दूसरा विद्यार्थी भी नहीं होगा। तीसरे विद्यार्थी की बात करते हैं तो तीसरे विद्यार्थी का इतिहास का अंक भूगोल की तुलना में कम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथे विद्यार्थी की बात करते हैं तो चौथे विद्यार्थी का इतिहास का अंक 5, भूगोल के अंक से 4 से अधिक है, इसीलिए ये होगा। इसके बाद पांचवें विद्यार्थी की बात करते हैं तो इतिहास का अंक भूगोल से ज़्यादा है, इसलिए ये भी होगा। तो ये दोनों विद्यार्थी होंगे। इसके बाद बात करते हैं छठवें विद्यार्थी का, तो इतिहास का अंक भूगोल से कम है, ज़्यादा होगा तो वो हमारे विद्यार्थी होंगे और कम होगा तो वो हमारे विद्यार्थी नहीं होंगे। इस तरह छठवां विद्यार्थी भी हमारा विद्यार्थी नहीं होगा क्योंकि इसके इतिहास के अंक कम है। सातवें विद्यार्थी की बात करें तो इतिहास का अंक भूगोल की तुलना में अधिक है, इसलिए सातवां विद्यार्थी भी होगा, पांचवां और चौथा। तो प्रश्न कहता है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो एक विद्यार्थी, दो विद्यार्थी और तीन विद्यार्थी, यानी विद्यार्थियों के नाम 4, 5 और 7 और इनकी संख्या कितनी है 3, यानी कुल 3 विद्यार्थी हैं जिनके इतिहास के अंक भूगोल से अधिक हैं। और इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, 3 विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों की संख्या 3 होगी और इस प्रकार हमारा आंसर बी होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। हमें जो विकल्प दिया गया है उसमें विद्यार्थियों के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि किन छात्रों को भूगोल के अंक की तुलना में इतिहास में जो अंक प्राप्त हुए हैं वो कम है। तो ऐसे छात्रों के नाम बताइए जिनके भूगोल की तुलना में इतिहास के अंक कम है। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ को प्रकट करते हैं। ग्राफ में 7 विद्यार्थियों के इतिहास और भूगोल में पाए गए अंकों के अनुपात को दशमलव में प्रकट किया गया है। चूंकि दशमलव में हम ये नहीं बता सकते हैं कि इतिहास के अंक अधिक हैं कि भूगोल के अंक अधिक हैं, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और उनको टेबल के रूप में लिखना, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हम उस टेबल को प्रकट करेंगे। अब इस ग्राफ पे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे वे सभी प्रश्न इस टेबल के माध्यम से
हल होंगे। अर्थात इस ग्राफ की भूमिका अब समाप्त हो गई है। तो अब जितने भी प्रश्न इस ग्राफ पर आधारित होंगे वे सभी इस टेबल के माध्यम से सॉल्व होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में शुरू में ही एक टेबल बना लेना चाहिए। फिर जितने भी प्रश्न दिए हैं 4-5 प्रश्न, वो सभी प्रश्न तेजी से हल हो जाएंगे। अब अपने प्रश्न पर आते हैं। कहता है कि निम्न छात्र, ऑप्शन ए, बी, सी और डी छात्रों के नाम, इनमें से कौन से समूह के छात्रों के भूगोल के अंक की अपेक्षा इतिहास में प्राप्त अंक कम है? ठीक है, तो ध्यान से इस टेबल को देखते हैं। तो पहले छात्र का ज्योग्राफी में 20 अंक है और हिस्ट्री में 13, तो कम है, तो पहला छात्र हमारा होगा। दूसरे छात्र को ज्योग्राफी में 20 और इतिहास में कम 17 मिले हैं, तो ये भी होगा। तीसरे छात्र की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी में 20 और इतिहास में कम 7 मिल रहा है, तो ये भी होगा। लेकिन अगर हम चौथे छात्र की बात करें तो ज्योग्राफी में कम अंक मिल रहा है 4, जबकि हिस्ट्री में अधिक अंक मिल रहा है 5। तो इस तरीके से चौथा विद्यार्थी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसके हिस्ट्री के अंक अधिक हैं। पांचवें विद्यार्थी की बात करें तो इसका भी ज्योग्राफी की तुलना में हिस्ट्री के अंक अधिक हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं छठे विद्यार्थी का। तो छठे विद्यार्थी का ज्योग्राफी की तुलना में हिस्ट्री के अंक कम है, इसलिए ये होगा। सातवें विद्यार्थी की बात करते हैं, तो सातवें विद्यार्थी का हिस्ट्री का अंक ज्योग्राफी से ज़्यादा है और हमें कम वाले छात्रों को चुनना है, इसलिए जो है सातवां विद्यार्थी भी नहीं होगा। तो प्रश्न कहता है कि किन छात्रों के भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक हैं? तो 1, 2, 3 और 6। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। तो विद्यार्थियों के नाम होंगे 1, 2, 3 और 6। इनके इतिहास के अंक भूगोल की तुलना में कम है और हमारा आंसर होगा बी। प्रश्न इस प्रकार से है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता है कि छात्र 3, छात्र का नाम है 3 और अगला जो छात्र है उसका नाम है 4। मध्य का मतलब इनके बीच जो भूगोल के अंक होंगे उसमें कितनी बढ़त होगी। मान लीजिए छात्र 3 को x अंक मिलते हैं और छात्र y को भूगोल में y अंक मिलते हैं, तो x y से कितना अधिक है उसको प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न का अर्थ निकलता है। आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग ग्राफ को प्रकट करते हैं। ग्राफ के आंकड़ों को हम लोग टेबल के रूप में लिख लिए हैं, तो उस टेबल को प्रकट करते हैं। आइए इस टेबल का विश्लेषण करते हैं। तो विद्यार्थी 1 का इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच अनुपात दिया है, यानी जो अनुपात हम लोगों ने स्थापित किया वो प्रत्येक विद्यार्थी का इंडिविजुअल या व्यक्तिगत इतिहास और भूगोल के बीच अनुपात है। और अगर हमें इस प्रश्न का हल करना है कि
छात्र 3 और छात्र 4 के भूगोल के अंक में कितने प्रतिशत की बढ़त हुई। तो इसके लिए हमको निकालना होगा कि पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवें छात्र, ये नाम होंगे, इनके भूगोल में पाए गए अंकों के बीच अनुपात। यानी कि अगर हमें 3 और 4 छात्र के मध्य अंक प्रतिशत की बढ़त ज्ञात करनी है तो 3 और 4 विद्यार्थियों के भूगोल के अंकों के बीच में रेशियो बनाना होगा। चूंकि इसके लिए कोई भी आंकड़ा और नहीं दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनसफिशिएंट डाटा। यानी इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। जब तक कि कुछ और आंकड़े ना दिए जाएं जिससे कि हम सभी सातों विद्यार्थियों के भूगोल के अंकों के बीच में अनुपात स्थापित नहीं कर सकते, तब तक हम इस प्रश्न का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो हम इस प्रश्न के लिए कहेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, इनसफिशिएंट डाटा, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। प्रश्न इस प्रकार से है, इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 7 विद्यार्थियों में से किसी न किसी एक विद्यार्थी के इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच अनुपात सबसे अधिक होगा और सातों विद्यार्थियों में से किसी न किसी एक विद्यार्थी के इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच अनुपात सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक अनुपात और सबसे कम अनुपात के बीच में डिफरेंस यानी कि अंतर ज्ञात करना है। इसके लिए हम ग्राफ को प्रकट करना चाहेंगे। ग्राफ हमारे सामने प्रकट हो चुका है और हम देख रहे हैं कि 7वें विद्यार्थी का इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच अनुपात 1.55 है, जो कि सबसे अधिक है, और तीसरे विद्यार्थी का इतिहास और भूगोल के अंक के बीच अनुपात सबसे कम है। तो मैक्सिमम रेशियो 1.55 और मिनिमम रेशियो या न्यूनतम अनुपात 0.35। प्रश्न कहता है कि इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस होगा 1.55 माइनस 0.35 और इस प्रकार अंतर होगा 1.20 और हमारा आंसर होगा डी। प्रश्न इस प्रकार से है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। छात्र 4 को अगर भूगोल में 60 अंक प्राप्त हुए तो उसको इतिहास में कितने अंक प्राप्त होंगे। इसके लिए हम लोग ग्राफ को प्रकट करते हैं और ग्राफ के सारे आंकड़ों को हम लोग टेबल के रूप में प्रकट करते हैं। जो टेबल हमारे सामने दिख रहा है वह इतिहास और भूगोल में पाए गए अंकों के बीच में अनुपात को दिखा रहा है।
जैसे यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट 4 की, तो स्टूडेंट 4 के इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच में अनुपात कितना होगा? 5:4। यानी विद्यार्थी या छात्र 4 के इतिहास और भूगोल के अंकों के बीच अनुपात होगा 5:4। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर इतिहास में उसके अंक 5 होंगे तो उसके ज्योग्राफी में या भूगोल में कितने अंक होंगे? 4। प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया है कि भूगोल में उसके 60 अंक हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। अब हम इस x की वैल्यू को यहां रख करके उसके इतिहास में अंक को ज्ञात कर सकते हैं। 5 × 15 बराबर कितना होगा? 75। यानी कि छात्र 4 अगर ज्योग्राफी में 60 अंक प्राप्त करता है तो इतिहास में 75 अंक प्राप्त करेगा। तो ज्योग्राफी में 4x बराबर 60, तो x बराबर 15। हिस्ट्री में 5x और x की जगह हम लोग उसकी वैल्यू 15 को रिप्लेस कर देंगे, तो 5 × 15 75। यानी कि अगर छात्र 4 को ज्योग्राफी में 60 अंक प्राप्त होते हैं तो हिस्ट्री में 75 अंक प्राप्त होंगे, और इस प्रकार हमारा आंसर सी होगा। निर्देश: ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। आइए निर्देश को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। निर्देश कहता है कि एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन और विश्लेषण कीजिए और उसके बाद ग्राफ पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले दिए गए ग्राफ का विश्लेषण करते हैं। ग्राफ की हेडिंग है कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में। वर्ष 2013-14 में 56 मीट्रिक टन कच्चे ऊन का उत्पादन हुआ, लेकिन अगले वर्ष उत्पादन में गिरावट आ गई। 2014-15 में 51 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ। फिर इसके बाद के वर्ष 2015-16 में उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर 2016-17 में उत्पादन में और वृद्धि हुई। 2017-18 में फिर वृद्धि हुई। फिर 2018-19 में कच्चे ऊन के उत्पादन में गिरावट आ गई। फिर 2019-2020 में कच्चे ऊन के उत्पादन में वृद्धि हुई और 2020-2021 में वृद्धि हुई। तो हम देख रहे हैं कि 2014-15 में गिरावट हो रही है और 2018-19 में गिरावट हो रही है। इन 2 वर्षों को हटा दें तो सभी वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रही है। तो ये इस ग्राफ का विश्लेषण था। अब हम लोग इस ग्राफ पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस ग्राफ पे आधारित प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता है कि
वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा कच्चे ऊन के उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रश्न को हल करने के लिए ग्राफ को प्रकट करना चाहेंगे। ग्राफ हमारे सामने प्रकट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2013-14 से 2014-15 में गिरावट हो रही है, जबकि हमको वृद्धि चाहिए। 2014-15 से 2015-16 में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हो रही है, लेकिन 2015-16 से 2017-18 में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है? इसके लिए हम 65 में 53 को घटा देंगे। तो 65 में 53 को घटाएंगे तो पता चलेगा कि 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है 2016-17 में 2015-16 की तुलना में। फिर 2017-18 में 2016-17 की तुलना में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 76 में 65 को घटा देंगे, 11 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है। इसके बाद गिरावट हो रही है, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और इसके बाद देखते हैं 2019-20 में 2018-19 की तुलना में कितनी वृद्धि हो रही है। तो 68 में 58 घटा देंगे तो 10 मीट्रिक टन की वृद्धि हो रही है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष दिख रही है? 2016-17 में दिख रही है। ये 2015-16 वर्ष की तुलना में इस वर्ष में 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा वो 2016-17 होगा। तो हम कह सकते हैं 2016-17 में 2015-16 की तुलना में 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। 2017-18 में 2016-17 की तुलना में 11 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। और 2019-20 में 2018-19 की तुलना में 10 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई। इस तरह उच्चतम वृद्धि का जो वर्ष होगा वो 2016-17 होगा। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी, वर्ष 2016-17। प्रश्न इस प्रकार से है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन डैश प्रतिशत बढ़ गया। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। पहले 4 वर्षों के कुल उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रश्न को हल करने के लिए ग्राफ को प्रकट करना चाहेंगे। ग्राफ प्रकट हो चुका है। अब हम लोग पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन निकालेंगे। तो पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन 56, 51, 53 और 65। तो पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन 225 मीट्रिक टन। इसके बाद अंतिम 4 वर्षों का कुल उत्पादन निकालेंगे। तो 76, 58, 68 और 73। इस प्रकार अंतिम 4 वर्षों का कुल उत्पादन 275 मीट्रिक टन होगा। प्रश्न कहता क्या है कि पहले 4 वर्षों की कुल उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई प्रतिशत में बताइए। तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत की वृद्धि हुई, और ये वृद्धि जो है गिनती में कितनी होगी? तो
तो 275 में 225 को घटा देंगे। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत में निकल आएगा। तो x बराबर कितना होगा, 50 डिफरेंस गुणे 100 बटे 225। तो 25 दूनी 50 और 25 नवा 225, तो 200 बटे 9, और इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर हमें पॉइंट में प्राप्त हो जाएगा। तो परसेंट इंक्रीज इन प्रोडक्शन बराबर होगा अंतिम 4 वर्षों का कुल उत्पादन माइनस पहले 4 वर्षों का कुल उत्पादन गुणे 100 बटे अंतिम 4 वर्षों का कुल उत्पादन। 275 में 225 को घटाएंगे, 50 गुणे 100 बटे 225। इसके बाद 25 दूनी 50 और 25 नवा 225, ठीक है ना। तो 200 बटे 9 जो कि 22.2% के बराबर होगा। तो पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन के उत्पादन में 22.2% की वृद्धि हुई, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। इस प्रश्न को हल करने के लिए ग्राफ को प्रकट करना चाहेंगे। 8 वर्षों का औसत उत्पादन होगा 8 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन बटे 8, अर्थात एवरेज प्रोडक्शन बराबर होगा टोटल प्रोडक्शन बटे 8। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि 8 वर्ष के दौरान हुए उत्पादन को जोड़ देंगे, और ये जोड़ आएगा 500। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 8 वर्ष के दौरान 500 बटे 8, तो 8 से भाग लगा देंगे और हमें 8 वर्ष के दौरान हुए औसत उत्पादन ज्ञात हो जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्शन बराबर होगा 500 बटे 8 जो कि 62.5 मेट्रिक टन के बराबर होगा, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। प्रश्न इस प्रकार से है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई। इस प्रश्न को हल करने के लिए ग्राफ को प्रकट करना चाहेंगे, और ग्राफ देखने से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में सबसे ज्यादा कमी हो रही है, और जो कमी हो रही है उस कमी का वैल्यू है 18 मीट्रिक टन। यानी वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में 18 मीट्रिक टन उत्पादन में कमी दर्ज की गई, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो आंसर होगा 2018-19, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा।
प्रश्न इस प्रकार से है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डैश था। आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना गुना था, अर्थात 2019-20 में जो भी उत्पादन हुआ हो उसका x गुना होगा 2014-15 का उत्पादन। अब 2014-15 में हुए उत्पादन की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, 2019-20 में हुए उत्पादन की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और x की वैल्यू हमें बताएगी कि 2019-20 के उत्पादन का कितना गुना 2014-15 का उत्पादन था। तो प्रश्न को हल करने के लिए ग्राफ को प्रकट करना चाहेंगे। ग्राफ प्रकट हो चुका। 2014-15 में उत्पादन 51 मीट्रिक टन का, 2019-20 में उत्पादन 68 मीट्रिक टन का। तो प्रश्न है 2019-2020 के उत्पादन का 68 का कितना गुना होगा वर्ष 2014-15 का उत्पादन 51। तो x की वैल्यू क्या होगी, 51/68। 17 तिया 51 और 17 चौक 68, यानी वर्ष 2019-20 के उत्पादन का 3/4 गुना होगा वर्ष 2014-15 का उत्पादन, और इस प्रकार हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो वर्ष 2019-20 का उत्पादन 68 मीट्रिक टन का x गुना बराबर 2014-15 का उत्पादन 51 मीट्रिक टन। x बराबर 51/68, 17 से डिवाइड करेंगे तो 3/4, और इस प्रकार हमारा आंसर डी होगा। निर्देश, दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए निर्देश को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। निर्देश कहता है कि एक टेबल दिया गया है, आप उस टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका विश्लेषण करें और उसके बाद टेबल पे आधारित प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहले हम लोग टेबल का विश्लेषण करते हैं। दिए गए टेबल की हेडिंग है 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। सेल्समैन के नाम हैं ए, बी, सी, डी और ई, और वर्ष हैं 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। अब हम लोग बात करते हैं वर्ष 2015 की। तो ए सेल्समैन ने पूरे वर्ष में 27,350 रुपए कमीशन कमाया। बी सेल्समैन ने 26,850 रुपए कमीशन कमाया। सी सेल्समैन ने 26,200 रुपए कमीशन कमाया। डी ने 27,850 रुपए कमीशन कमाया और ई ने 28,640 रुपए वार्षिक कमीशन कमाया। वर्ष 2015 में पांचों सेल्समैन का
कुल कमीशन कितना है? तो 1,36,890 तो ये रहा इस टेबल का विश्लेषण। अब हम लोग इस टेबल पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। सेल्समैन सी द्वारा किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अर्जित कमीशन सबसे अधिक है? जैसे ऑप्शन ए की बात करें तो 2015 की तुलना में 2016 में अर्जित कमीशन में जो वृद्धि हुई, 2016 की तुलना में 2017 में अर्जित कमीशन में हुई वृद्धि, या 2017 की तुलना में 2018 में अर्जित कमीशन में हुई वृद्धि, या 2018 की तुलना में 2019 में अर्जित कमीशन में हुई वृद्धि में से कौन सबसे ज्यादा है? ऑप्शन में 2020 की चर्चा नहीं किया है कि 2020 में 2019 की तुलना में वृद्धि, तो 2020 के डेटा को हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग 2015, 2016, 17, 18 और 19 में सी द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन का डेटा लेकर के प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले टेबल को प्रकट करेंगे। इस टेबल में सी का डेटा निकालेंगे 2015 से 2019 तक। तो सी का डेटा, तो सी 2015 में 26,200 रुपए वार्षिक कमीशन अर्जित करता है, 2016 में 27,800, 2017 में 28,200 और 2018 में 29,100 और 2019 में 29,400। चूंकि ऑप्शन में 2020 की चर्चा नहीं कर रहा है, इसलिए 2020 का डेटा नहीं लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि 2016 में अर्जित वार्षिक कमीशन 2015 की तुलना में कितना अधिक है। इसके लिए 27,800 में 26,200 को घटाएंगे। ठीक इसी तरीके से 2017, 18 और 19 में कितनी वृद्धि होती है कमीशन में, उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 2016 में 2015 की तुलना में अर्जित कमीशन में 1,600 रुपए की वृद्धि हुई। अब 2017 में 2016 की तुलना में 400 रुपए की वृद्धि हुई, 2018 में 2017 की तुलना में 900 रुपए की वृद्धि हुई और 2019 में 2018 की तुलना में 300 रुपए की वृद्धि हुई। तो सबसे ज्यादा वृद्धि 1,600 रुपए दिखती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2016 में पिछले वर्ष 2015 की तुलना में सी द्वारा अर्जित कमीशन में सर्वाधिक वृद्धि दिखती है, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, वर्ष 2016। प्रश्न इस प्रकार से है,
वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। प्रश्न को समझने के लिए हम लोग टेबल को प्रकट करते हैं। अब प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो टेबल को ध्यान से देखिए। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 28,000 रुपये था और उसी वर्ष पांचों सेल्समैनों का कुल कमीशन 1,46,960 रुपये था। तो प्रश्न कहता है कि बी का वर्ष 2018 का कमीशन 28,000, उसी वर्ष पांचों सेल्समैनों के कुल कमीशन 1,46,960 का कितना प्रतिशत है। तो 1,46,960 का x% बराबर बी का कमीशन 28,000। तो x बराबर 28,000 गुणे 100 बटे 1,46,960। चूंकि आंसर लगभग में बनाना है इसलिए 28,000 को हम 30,000 कर दें और 1,46,960 को 1,50,000 कर दें। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया और 15 दूनी 30, तो 20%। यानी बी का कमीशन 28,000 कुल कमीशन का लगभग 20% होगा और ये हमारे ऑप्शन 19.05% के सबसे करीब है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ए होगा। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। ए, बी, डी और सी। आइए प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि 2015 की तुलना में 2018 में ए सेल्समैन का, बी सेल्समैन का, सी का या डी का जो कमीशन है उसमें सबसे अधिक वृद्धि किसकी है। ए की है, बी की है, सी की है या डी की है। ई का चर्चा ऑप्शन में नहीं है इसलिए ई का डेटा हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले टेबल में से 2015 में ए बी सी डी का कमीशन और 2018 का ए बी सी डी का कमीशन लेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे। तो जो डिफरेंस अधिक होगा या कहें कि जिसका डिफरेंस अधिक होगा वही सेल्समैन हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई भी। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। इसके लिए टेबल को प्रकट करते हैं। टेबल में ई को छोड़कर ए से डी तक का वर्ष 2015 और 18 का अर्जित कमीशन का डेटा निकालते हैं। तो वर्ष 2015 और 2018 का ए का, बी का, सी का और डी का अर्जित कमीशन आ गया। वर्ष 2015 में ए का कमीशन 27,350, 2018 में 29,800, तो डिफरेंस होगा 2,450। इसी तरीके से बी का 2015 में 26,850 और 2018 में 28,000, तो डिफरेंस होगा 1,150। सी का 2015 का कमीशन
26,200 और 2018 का 29,100। इंक्रीज वृद्धि होगा 2,900। इसी तरीके से डी का 27,850 2015 का कमीशन और 2018 का कमीशन 30,060। तो 2018 में वृद्धि कितनी हुई? 2210 की। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वर्ष 2018 में 2015 की तुलना में सेल्समैन सी का वृद्धि सबसे अधिक है 2,900। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेल्समैन सी का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है और इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी और सेल्समैन होगा सी। निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। अब विकल्प में वर्ष 2015 और 2016 की चर्चा नहीं की गई है, तो हम 2015 और 2016 के डेटा को कंसिडर नहीं करेंगे। हम लोग 2017 से 2020 तक के डेटा को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझने के लिए टेबल को प्रकट करेंगे। प्रत्येक वर्ष 5 सेल्समैन में से किसी न किसी सेल्समैन का कमीशन हाईएस्ट होता है और किसी न किसी सेल्समैन का कमीशन लोएस्ट होगा। ये प्रत्येक वर्ष में होगा और ये बदलता रहेगा। अब जैसे 2017 की हम बात करें, टेबल ध्यान से देखिए, तो 2017 में ए का जो है पांचों सेल्समैन में सबसे लोएस्ट कमीशन है 25,200 और वर्ष 2017 में डी सेल्समैन का पांचों सेल्समैन में सबसे हाईएस्ट कमीशन है 29,800। यानी वर्ष 2017 में पांचों ए बी सी डी ई में से सबसे कम कमीशन कमाया ए ने 25,200 और डी ने सबसे अधिक कमीशन कमाया 29,800। अब इसका डिफरेंस लेंगे और इसी तरीके से 2018, 19 और 20 में हाईएस्ट और लोएस्ट कमीशन, ये सेल्समैन बदलते जाएंगे तो उनका डिफरेंस लेंगे और ये डिफरेंस जिस वर्ष में अधिक होगा वही वर्ष हमारा आंसर होगा। जैसे 2018 में बात करें तो सबसे लोएस्ट कमीशन बी का है 28,000। वर्ष 2018 में सबसे हाईएस्ट कमीशन 30,060 रुपए डी का है। इसी तरह वर्ष 2019 में सबसे लोएस्ट कमीशन 24,600 ए का है। सेल्समैन बदल रहे हैं और सबसे हाईएस्ट कमीशन डी का है 29,800। अब ये इत्तेफाक की बात है कि तीनों वर्ष में डी हाईएस्ट बना हुआ है। ये भी बदल सकता है लेकिन इत्तेफाक है कि तीनों में एक है। 2020 में सबसे लोएस्ट कमीशन ए का है 27,000 और सबसे हाईएस्ट कमीशन डी का है 32,000। तो अब हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस लेंगे और जिस ईयर में ये हाईएस्ट और लोएस्ट कमीशन का डिफरेंस सबसे अधिक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। 2017 में हाईएस्ट कमीशन और लोएस्ट कमीशन का डिफरेंस 4600, 18 में डिफरेंस 2060, 2019 में डिफरेंस 5200
और 2020 में डिफरेंस 5,000। तो हाईएस्ट और लोएस्ट डिफरेंस सबसे अधिक हमें कहाँ दिखता है? वर्ष 2019 में। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2019 में हाईएस्ट कमीशन और लोएस्ट कमीशन के बीच में डिफरेंस सबसे मैक्सिमम था, और इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी 2019। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? आइए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2019 में ए के कमीशन का कितना प्रतिशत? तो x प्रतिशत है सेल्समैन डी का कमीशन। तो x की वैल्यू हमारा आंसर होगी। तो प्रश्न को हल करने के लिए टेबल को प्रकट करते हैं। तो वर्ष 2019 में सेल्समैन डी का कमीशन 29,800 और ए का कमीशन 24,600। तो प्रश्न कहता है कि ए का कितने प्रतिशत डी का कमीशन है, यानी 24,600 का x प्रतिशत बराबर होगा 29,800। तो x बराबर 29,800 गुणे 100 बटे 24,600। चूंकि हमें आंसर लगभग में बनाना है तो 29,800 को हम 30,000 कर देंगे और 24,600 को हम 25,000 कर देंगे। इसके बाद 1 2 3 1 2 3 25 चौक 100 और 4 का गुणा 30 में 120%। और अगर हम इस डेटा को एग्जैक्ट अगर कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है 121.13%। तो 120% या इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है 121.13%, ये किसी भी विकल्प में मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, और आंसर होगा डी। निर्देश: दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। आइए सबसे पहले निर्देश को समझने का प्रयास करते हैं। निर्देश कहता क्या है कि एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसका विश्लेषण करें और टेबल पर आधारित प्रश्नों को हल करें। तो चलिए सबसे पहले टेबल का विश्लेषण करते हैं। टेबल की हेडिंग है विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में, सैकड़ों का मतलब 20। अब इस टेबल का विश्लेषण करते हैं। 4 शेयर ब्रोकर हैं, एंजल, शेर खान, जेरोधा और ट्रेडबुल। और 5 महीने हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हम मई महीने की बात करें तो एंजल शेयर ब्रोकर के वहां 2500, सैकड़ों का मतलब क्या होता है 20, 2500 खाते खुले। शेर खान के वहां 2200 खाते खुले, जेरोधा में 3000 खाते खुले और ट्रेडबुल में 3500 खाते खुले।
इस तरीके से हम जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का विश्लेषण करते हैं। तो टेबल का विश्लेषण यहां पर समाप्त होता है। अब हम लोग टेबल पर आधारित प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि किस महीने में? जून, सितंबर, अगस्त, मई। एक छोड़ दिया जुलाई, तो जुलाई को कंसिडर नहीं करेंगे। जून, सितंबर, अगस्त और मई महीने में 4 शेयर ब्रोकरों के वहां खुले खातों की संख्या का औसत निकालिए। तो औसत होगा कुल खातों की संख्या बटे 4 और हम एवरेज निकालेंगे, और जिस माह का एवरेज सबसे अधिक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं और इसके लिए टेबल को प्रकट करते हैं। अब हम मई, जून, जुलाई को छोड़कर अगस्त और सितंबर माह में चारों शेयर ब्रोकर के वहां खुले खातों की संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उन्हें हम 4 से भाग लगा देंगे। तो प्रत्येक माह में खुले खातों की संख्या का औसत ज्ञात हो जाएगा। मई माह की बात करते हैं। क्योंकि डेटा जो है सैकड़े में है, तो 2500, 2200, 3000 और 3500 जोड़ करके बटे 4, 11200 बटे 4, तो औसत कितना होगा? 2800। इसी प्रकार जून माह का 3325, अगस्त माह का 4500 और सितंबर माह का 5000। तो प्रश्न कहता है कि किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत मैक्सिमम है? ठीक है, तो सितंबर माह में खुले खातों की संख्या का औसत मैक्सिमम होगा। ये तो बात हो गई कि प्रश्न कैसे किया जाता है, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं करना है। हम सब जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर अलग अलग हों लेकिन डिनोमिनेटर एक जैसे, जैसे यहां पर 4 फ्रैक्शंस जिसे गोले में किया मैंने, इनका डिनोमिनेटर एक ही है 4। अगर ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर एक समान हो, तो वह फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, और वो फ्रैक्शन छोटा होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है। यानी कि अगर सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर एक समान हो, तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो देखिए, मई महीने का न्यूमरेटर 11200, जून महीने का न्यूमरेटर 13300, अगस्त महीने का न्यूमरेटर 18000 और सितंबर का 20000। तो सबसे बड़ा 20000 है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। और हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है किस महीने का एवरेज सबसे मैक्सिमम होगा। तो बिना काटे हम बता सकते हैं कि 20000 बटे 4 सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमें 4 से भाग लगाने वाला इस स्टेप को नहीं करना है,
तो एक स्टेप से हमें राहत हो गई, और वो स्टेप क्या है कि 4 से सब में भाग लगा करके जो हम निकालते हैं वो नहीं निकालेंगे। एक स्टेप हो गया। सेकंड क्या है कि हमें जो है डेटा के बगल में जीरो जीरो नहीं लगाना है। ठीक है, सिंपली डेटा को जोड़िए। ठीक है, और डेटा को जोड़ेंगे तो 112, जून में 133, जुलाई में करना नहीं है, अगस्त में 400, माफ कीजिए 1800, माफ कीजिए 180। ठीक है, और सितंबर में 200। बस इतना करना है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें यह ज्ञात करना है कि किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत मैक्सिमम है, तो सिंपल है कि हमें जो है फ्रॉम टॉप टू बॉटम टोटल करेंगे, और जो टोटल सबसे ज्यादा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, सितंबर। यानी सितंबर माह में खुले खातों की संख्या का औसत जो है वो शेष सभी से अधिक है। तो आगे के प्रश्नों में जब भी हम इस प्रश्न की बात कर रहे हैं, सभी में नहीं, केवल इस टेबल पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें अगर हमको एवरेज निकालना है, अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम, अगर मंथ का एवरेज निकालना है तो रनिंग टोटल टॉप टू बॉटम करेंगे, या किसी ब्रोकर का जो है एवरेज निकालना है तो हम लेफ्ट से राइट में टोटल कर देंगे। ना जीरो लगाएंगे, ना लेफ्ट टू राइट में 5 से भाग लगाएंगे, ना टॉप टू बॉटम में 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं बताना है, हमें सिर्फ इतना बताना है कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो ये हमने दिखाया है आपको कि जो हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं वो गलत नहीं है। ठीक है, तो हमने बाकायदा जो है जोड़ा है, जोड़ने के बाद औसत के सारे नियम को फॉलो किया है और 4 से भाग लगा करके एवरेज बनाया है, और इसके बाद दिखाया कि सबसे ज़्यादा जो है एवरेज जो है मैक्सिमम एवरेज सितंबर का है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो 4 से काटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझ गए आप, और 2 जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप टॉप टू बॉटम रनिंग टोटल करेंगे और जो टोटल अधिक होगा उसका एवरेज अधिक होगा और वह हमारा आंसर हो जाएगा। जब तक कि हमें एवरेज की वैल्यू निकालने की बात ना करें तब तक हम इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सितंबर माह में खुले खातों की संख्या का औसत सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, और इस प्रकार आंसर होगा बी, सितंबर। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता क्या है कि अगस्त माह में चारों ब्रोकरों के वहां खुले कुल खातों की संख्या जून माह में चारों ब्रोकरों के वहां खुले कुल खातों की संख्या से कम है तो कितने प्रतिशत कम है, ज्यादा है तो कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले जून माह में कुल खातों की संख्या और अगस्त माह में कुल खातों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले टेबल को प्रकट करते हैं। टेबल में जून माह में खुले खातों की संख्या को जोड़ देते हैं। तो 28 प्लस 18 प्लस 45 प्लस 42 बराबर 133। जून माह में खुले कुल खातों की संख्या 133 होगी। अब अगस्त माह में खुले
खातों की कुल संख्या 65 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 50 180। तो प्रश्न के अनुसार अगस्त माह में खुले खातों की संख्या जून से अधिक होगी। कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो 180 में 133 घटाएंगे, जो डिफरेंस आएगा गुणे 100 बटे 133। ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड परसेंट मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड परसेंट बराबर होगा 180 माइनस 133 गुणे 100 बटे 133। तो 180 में 133 घटाएंगे तो 47 गुणे 100 बटे 133। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू होगी 35.3%। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, 35.3%। और इस प्रकार हमारा आंसर बी होगा। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले टेबल को प्रकट करते हैं। अब हम लोग एंजल ब्रोकर में खुले कुल खातों की संख्या 25, 28, 35, 65 और 55 को जोड़ देंगे। इसी प्रकार जेरोधा में खुले कुल खातों को जोड़ देंगे 30, 45, 50, 35, 40 और उनके बीच अनुपात निकालेंगे। तो एंजल और जेरोधा में खुले खातों की संख्या को जोड़ देंगे। तो एंजल में खुले खातों की संख्या 208 और जेरोधा में खुले खातों की कुल संख्या 200। 2 से काट दीजिए 100 और यहां पर 104। अब नीचे 2 जीरो है तो तीर की दिशा में 2 अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए। तो एंजल और जेरोधा में खुले खातों की संख्या के बीच अनुपात होगा 1.04 और इस प्रकार हमारा आंसर होगा डी। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 4 शेयर ब्रोकर हैं, एंजल, शेर खान, जेरोधा, ट्रेडबुल। प्रत्येक शेयर ब्रोकर के वहां खुले कुल खातों की संख्या का औसत जो अधिकतम होगा वही हमारा आंसर होगा। अब इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि प्रत्येक शेयर ब्रोकर के वहां खुले कुल खातों की संख्या को जोड़ करके और 5 से भाग लगा दिया जाए, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं। केवल प्रत्येक शेयर ब्रोकर के वहां खुले कुल खातों की संख्या को जोड़ देंगे और जिस शेयर ब्रोकर के वहां खुले खातों की संख्या का जोड़ अधिक होगा उसका ही खातों की संख्या का औसत भी सबसे अधिक होगा। अर्थात हमें एवरेज की वैल्यू को निकालना नहीं, हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है कि किस ब्रोकर का
खातों की संख्या का एवरेज अधिक है, तो इसके लिए हमें सिर्फ उनके वहां खुले खातों की संख्या को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम टेबल को प्रकट करेंगे। अब हम एंजल में मई से सितंबर तक 5 महीने में खुले कुल खातों की संख्या को जोड़ देंगे, 208। इसी प्रकार शेर खान में खुले कुल खातों की संख्या को जोड़ देंगे, 147। जेरोधा में खुले कुल खातों की संख्या को जोड़ देंगे, 200। और ट्रेड बुल में खुले कुल खातों की संख्या को जोड़ देंगे, 232। तो जिस शेयर ब्रोकर के कुल खातों की संख्या अधिक होगी उसका एवरेज भी अधिक होगा। तो टेबल से साफ स्पष्ट है कि ट्रेड बुल शेयर ब्रोकर के वहां 232 खाते खुले 5 महीने के दौरान, जो कि चारों में सबसे अधिक हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेड बुल शेयर ब्रोकर के वहां खुले खातों की औसत संख्या चारों में सबसे मैक्सिमम या सबसे अधिक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा सी, ट्रेड बुल। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत, ये दोनों ज्ञात करेंगे। फिर प्रश्न आगे बढ़ेगा। प्रश्न कहता है कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से कम है तो कितने प्रतिशत कम है, ज्यादा है तो कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम टेबल को प्रकट करना चाहेंगे। टेबल प्रकट हो चुका। अब शेर खान में खुले खातों की कुल संख्या 147, ट्रेड बुल में खुले कुल खातों की संख्या 232। तो अगर शेर खान में खुले कुल खातों की संख्या का औसत निकालना है तो 5 महीने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग लगा देंगे। और ट्रेड बुल के खातों की संख्या का औसत, तो यहां भी बटे 5। सवाल है कि शेर खान के खातों की संख्या के औसत का कितना प्रतिशत ट्रेड बुल के खातों की संख्या का औसत कम है या ज्यादा है। तो शेर खान के खातों की संख्या के औसत का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत, कम या ज्यादा है ट्रेड बुल के खातों की संख्या का औसत। तो अभी हमने चर्चा किया है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो ट्रेड बुल का एवरेज बड़ा होगा और शेर खान का एवरेज छोटा होगा। तो ट्रेड बुल के औसत की संख्या शेर खान के औसत की संख्या से अधिक होगी। तो कितना अधिक है? तो ट्रेड बुल में खुले कुल खातों की संख्या के औसत में हम शेर खान के यहां खुले खातों की संख्या के औसत को घटा देंगे तो 5 एलसीएम हो जाएगा,
232 माइनस 147। इसके बाद 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद प्रश्नों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो प्रश्न कहता है कि शेर खान के यहां खुले खातों की संख्या के औसत का 147/5 औसत का कितने प्रतिशत x प्रतिशत कम या अधिक है ट्रेड बुल के खातों की संख्या का औसत। तो ट्रेड बुल के खातों की संख्या के औसत को शेर खान के खातों की संख्या के औसत के साथ डिफरेंस लेंगे। तो 232 माइनस 147/5। तो शेर खान के खातों की संख्या के औसत का x प्रतिशत अधिक है ट्रेड बुल के खातों की संख्या का औसत। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 232 में 147 घटा देंगे 85। तो 147 गुणे x प्रतिशत बराबर 232 में 147 घटाएंगे 85। x बराबर 85 गुणे 100/147। सॉल्व करने पर 57.82%। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत से लगभग 57.82% अधिक है। यानी ट्रेड बुल का औसत शेर खान के औसत से 57.82% अधिक है और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ए होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.